मेंशन ओवर देयर। ओके, सो ये चैप्टर नंबर 7 है और हमारी जो क्लास 9th है उसके अंदर हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं टोटल अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। सो फ्रॉम देयर वी हैव गो थ्रू विद द फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 मोशन। ओके, सो देयर विल बी इन मोशन एंड मोशन जो है फिजिक्स के अंदर सबसे मेन इंफॉर्मेशन जो है हमारे उसमें से एक माना गया है, क्योंकि मोशन को जो है डिस्क्राइब किया जाता है मैनी ऑफ थिंग्स के अंदर, जिसमें एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हम कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द फर्स्ट thing that we have got through when we have got the word motion in our surrounding or in we have in the mind. So we have come with a movement of an object from one place to another place. But the thing is that the definition for motion is, if we are going to describe that in a proportional form, or we are, if we want to get the proper thing about the motion, then the motion is that a change of position, a change of position of an object by some force applied on that particular object। मीन्स नहीं आया समझ में? अब जैसे मान लो कि मेरे पास में एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लाइक वी हैव अ बॉक्स। ओके, ये बॉक्स है मेरे पास में और ये बॉक्स को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। नाउ बॉक्स इज इन रेस्ट पोजीशन। व्हाट इज इन दैट? इट इज इन रेस्ट पोजीशन। रेस्ट मीन्स क्या होता है हमारे पास में? रेस्ट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि मैं हूं अभी आपके सामने, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर। अभी जैसे मान लो कि अगर मैं पूरी क्लास एक जगह पे खड़े खड़े लेता हूँ तो साइंस के अकॉर्डिंग जो है ये वर्क डन 0 होता है। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, तो अगर मैं अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता हूँ या चेंज नहीं कर रहा हूँ, मतलब स्लाइटली मैं आगे भी नहीं हो रहा हूँ या मैं इस तरह भी थोड़ा मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ या इस तरह भी थोड़ा मूव नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जैक्ट पोजीशन मैंने अगर बहुत टाइम से मेंटेन कर रखी है, तो उसको साइंस के अंदर कहा जाता है रेस्ट पोजीशन। रेस्ट का मतलब आराम फरमाना, जो हम लोगों ने नॉर्मली वर्ड्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो अभी जो बॉक्स है वो एक रेस्ट पोजीशन पे है एंड वी ऑल गॉट थ्रू विद दैट कि नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग जो है वो अपने आप से मूव नहीं कर पाते, तो उन्हें एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब फोर्स जैसे आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास दो तरीके से होता है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था एक मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स का मतलब अगर मेरे पास मैं अपने मसल्स का यूज करते हुए, जो मेरी एक बॉडी का पार्ट है, ठीक है, अगर मैं उस मसल्स को यूज करते हुए एक फोर्स डेवलप कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जैसे लेट मी सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, तो उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए एक्चुअल में वो है नॉन लिविंग थिंग, तो उसके लिए मुझे एक फोर्स को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा बाय माई सेल्फ। ओके, तो मैं अपनी तरफ से जब उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करूंगा तो इट विल बी नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। इट विल बी नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। ये एक सम फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब अगर बॉक्स मैं यूज कर रहा हूं, लेट एंड सपोज इसका जो मास है वो है 5 kg, लेट एंड सपोज ये इसका मास है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि मास और वेट जो है ये एक ही यूनिट है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी अपना वेट बताते हैं या जो भी अपनी वेइंग फॉर्मेशन बताते हैं उसको हम लोग उसमें वर्ड यूज करते हैं वेट, बट एक्चुअल में वो हमारी बॉडी का होता है मास। आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट राइट नाउ द थिंग इज दैट इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू जो है वो अप्लाइड होने वाले मास से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो आपका 50 kg का है, ठीक है, और जो पर्सन इसके ऊपर फोर्स लगाना चाह रहा है वो भी 45 से बिटवीन 50 kg का है, तो इस केस में होगा क्या कि जो फोर्स लगना चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर और जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देना चाह रहे हैं ताकि वो मूव करना स्टार्ट करे अपनी प्लेस से, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो सके, उसके अंदर हमको टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लग सकता है। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है अगर इसका वेट 45 से 50 के बीच है और 50 kg का ये बॉक्स है, तो मे बी ये हो सकता है कि इसके फोर्स लगाने के बाद में ये बॉक्स अपनी जो जगह है उसको चेंज ना भी कर पाए। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है साइंस के अंदर कि जब भी मैं अपनी बॉडी से कोई फोर्स अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो सामने वाली जो चीज है तो वो मूवेबल फॉर्मेशन की होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि मेरे सामने दीवार है तो मैं दीवार के ऊपर जाके फोर्स लगाना स्टार्ट कर दूं कि नहीं सर मेरा फोर्स इससे ज्यादा है, हम लोग मशीन की हेल्प लेते हैं तो उससे हम इस दीवार को शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक मूवेबल फॉर्मेशन वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि एक बॉक्स है, ये मूव हो सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक एक्सटर्नल फोर्स से, तो उसमें सेकंड चीज क्या अप्लाई होती है कि हो तो सकता है, बट द थिंग इज दैट कि जो पर्सन उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना चाह रहा है तो उसका जो मास है, मतलब जिसको आप वेट कहते हो अभी, तो जैसे मान लो कि मेरा वेट है 75 प्लस और बॉक्स है 50, तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन इट इज वेरी
क्लियर थिंग दैट यस इट इज पॉसिबल कि अगर मैं अपनी बॉडी से एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को, और जो कि पहले से वो जो बॉक्स है वो 50 केजी का है, तो यस मेरे वाले वेट से वो चीज जो है आगे जो है आपका बॉक्स मूव कर सकता है। क्योंकि हमारा जो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो वैल्यू है फोर्स की वो हमारे मास के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। वो आगे हमारे पास में एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी आता है जिसको हम कहते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऑब्वियसली बात है कि फोर्स का जो फिनोमेना है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी का मास ये डिसाइड करता है कि हम लोग कितना एक्सटर्नल फोर्स जो है किसी चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब लेट एंड सपोज कि अगर मैं इस चीज को हटाकर जो 50 केजी का हमारे पास बॉक्स है, ये जो हम लोग यहाँ पे लिया हुआ है जिसको हमने यहाँ पे 50 केजी का बताया है, अगर मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ 100 केजी की बॉडी के साथ, लेट एंड सपोज किसी का अगर वेट 100 केजी है, तो अब वो इस बॉक्स के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है कि वो वैसे तो टाइप्स का वैसे होता है, बट नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ा है पुश और पुल। ठीक है, दो तरह के फोर्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पुश का मतलब होता है या तो हम उसको धक्का मार लेंगे या फिर मैं इसके आगे आके जो है आपके बॉक्स को पकड़ के इस तरह से खींच लूंगा। ठीक है, तो दो तरीके से हम फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है कि या तो मुझे उस बॉडी के मतलब टच में आना पड़ेगा, तो अगर मेरे को बॉडी के टच में आना पड़ेगा फोर्स लगाने के लिए, तो दैट विल बी कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्स। और अगर मान लो कि मुझे बॉडी के टच में आना ही नहीं है, तब भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो फॉर्मेशन है उसकी वजह से उस पर कोई ना कोई तरह का फोर्स अप्लाई हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे कि अगर ऊपर से अर्थ से रेस्पेक्ट में कोई चीज को नीचे गिराया जाए, तो अर्थ उसके ऊपर अर्थ उसके आने का वेट नहीं करेगी कि भैया आप पहले जमीन पे आ जाओ उसके बाद में मैं आप पे फोर्स लगाऊंगी, नहीं, वो उसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता, तो अगर हम किसी हाइट पे जाके किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर फॉल डाउन करवाते हैं, गिराते हैं, तो इसका मतलब वो अर्थ के रेस्पेक्ट में कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता कि अर्थ को कांटेक्ट में आने के बाद ही वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती, तो जो चीज एक बार हवा में गई वो वापस कभी नहीं आ पाती। तो इसीलिए हमारे पास में क्या होता है कि वो एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल लिया गया था। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया था। तो ऐसे बहुत तरह के फोर्सेज है हमारे पास में जिसका टाइप्स फॉर्मेशन है कि वो कॉन्टेक्ट है नॉन कॉन्टेक्ट है। तो मान लो कि अगर हम लोग कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट की बात करें, उसमें कॉन्टेक्ट की स्पेशली बात करें, तो वहां पे हमें कौन सा फिनोमेना यूज करना पड़ता है, पुश या पुल। तो मैंने इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया बाय द 100 केजी बॉडी, तो उसकी वजह से इस बॉक्स ने क्या है कुछ एक प्लेस चेंज की। मान लो कि इस प्लेस को अपन बात करते हैं पोजीशन ए, इसको मैंने नाम दे दिया पोजीशन ए। मेरे फोर्स लगाने के बाद में इसने फर्दर मूवमेंट करना स्टार्ट किया और ये बॉक्स एट द एंड ऑफ द पॉइंट आ गया। बॉक्स सेम है और वही इसका मास है 50 केजी। व्हाट माय पॉइंट। तो इसने यहां से लेके यहां तक अपनी पोजीशन को क्या किया है, चेंज। अब ये कौन सी पोजीशन पे है, बी पोजीशन पे। तो अब हमें ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ उसकी वजह से जो जो फिनोमेना चेंज हुए हैं उसकी स्टडी को ही हम लोग किसमें पढ़ेंगे, मोशन वाले चैप्टर के अंदर। तो उसके अंदर हम लोग जो है बात करेंगे डिस्टेंस की, हम लोग बात करेंगे टाइम की, हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन की, हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमारे पास में 2 टाइप की होती है। फिर हम लोग बात करेंगे जो हमने 8th क्लास में फॉर्मूलाज पढ़े थे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या ये फॉर्मूले कंटिन्यू होंगे या इसमें किसी तरह का फर्दर चेंजेस आ सकते हैं, वो सब तरह की चीजें जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ, मैं आपको टर्म्स बता देता हूँ कि लेट एंड सपोज कि जब हमने इस पे कुछ फोर्स अप्लाई किया था तो वहां पर एफ भी काउंट हो गया, बट अभी इस चैप्टर में एफ का कोई मतलब नहीं है। फोर्स की बात हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। तो अभी यहाँ पर हम लोग किस किस चीज की बात करने वाले हैं कि इस बॉक्स ने एक डिस्टेंस कवर करी है, तो यहाँ पर हम उसको डिस्टेंस बोलते हैं। अब सडनली चीजें क्या चेंज हो चुकी है कि अब हमारे पास में यहाँ पर एस को आप डिस्टेंस से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको डी यूज नहीं करना है कि डी इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि डी जो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास किससे रिप्रेजेंट होगा, एस से। तो इसका मतलब एस इसने कुछ रिप्रेजेंटेशन किया होगा, ठीक है। उसके अलावा इसको एक टाइम भी लगा होगा और एक इसकी स्पीड भी लगी होगी कोई ना कोई, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, एनीथिंग एल्स। तो वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फोर्स की बात हम लोग इस चैप्टर में नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं कर सकते सर, फोर्स की बात भी इस चैप्टर में कर लेते हैं अगर फोर्स के ऊपर से ही ये चीज डिपेंड कर रही है तो देखो हमें फोर्स जो है वो चीज हमें नेक्स्ट में पता लगती है लॉ में, क्योंकि हमें वहां पे इक्वेशन निकालनी होती है F इक्वल्स टू ma। उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दो नई चीजें आएंगी, एक तो आएगा एक्सेलरेशन, एक आएगा आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में मैंने आपको बताया 2 टाइप्स की होती है, इनिशियल एंड फाइनल। तो वेलोसिटी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, पहले तो हम ये पढ़ेंगे कल के वाले लेक्चर में, और फिर हम लोग ये जानेंगे कि वेलोसिटी के बाद में जो एक्सेलरेशन एक वर्ड है जो इस बुक के अंदर हमारे पास गिवन है वो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर इसकी बात करें तो मोशन जो है वो एक उसकी डेफिनेशन हो गई, व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग
or changing its position from A to B, and it got some time and cover a particular distance with a particular speed, this phenomena is known as motion. हम लोग ये कह सकते हो, और एग्जाम्पल में आप ये डायग्राम बनाकर शो कर सकते हो, ठीक है। अब ये दो तरह का होता है। अगर हम लोग बात करें मोशन जो है वो कितने टाइप का हमारे पास पॉसिबल है, तो मोशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोशन वी हैव टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म, एंड सेकंड वन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म। तो ये जो चीज है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है, बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर ये जो चीज है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है। कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब। तो मोशन वी हैव टू टाइप्स, फर्स्ट वन वी हैव यूनिफॉर्म एंड सेकंड वन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अब यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में नहीं आता। अब इसमें ऐसा प्रॉब्लम आती है कि यार ये यूनिफॉर्म का यहाँ पे क्या मतलब है। और बुक्स के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर स्ट्रेट लाइन और ये सब तरह की चीजों के एग्जांपल देके उसको समझाया गया है, बट आई विल टेल यू इन अ वेरी स्मार्टली वे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट टॉक अबाउट यूनिफॉर्म। एक बार यूनिफॉर्म समझ में आ गया उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म अपने आप क्लियर हो जाएगा। यूनिफॉर्म जो वर्ड है इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है यूनी। यूनी का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। और इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है फॉर्म। फॉर्म का मतलब तो आप जानते ही हैं कि किसी भी तरह की चीज में रहना, उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्म। तो सिंगल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, तो इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि लेट एंड सपोज कि आज हमारा मन कर रहा है कि हमें एक समोसा खाना है, लेट एंड सपोज। और मैंने किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट की कि आज मौसम बहुत अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे समोसा खाना है, तो क्या तुम मेरे लिए वो समोसा लेके आ सकते हो। तो उसने मुझे कहा कि यस सर, आई नो दैट पर्टिकुलर शॉप वेयर वी गॉट द बेस्ट समोसास। तो मैंने उसको कुछ पे किया एंड मैंने उसको कहा कि आप तुम मेरी बाइक ले जाओ, तो जो टाइम कंज्यूमिंग है वो बच जाएगा। जब मैंने उसको गेट के बाहर जाकर बाइक की चाबी दी तो मैंने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, और वो इंस्ट्रक्शन क्या थे कि मैंने उससे पूछा कि शॉप है कितनी दूर, तो उसने बोला सर अप्रॉक्स अबाउट 1 किलोमीटर के आसपास है। 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आना। तो डिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया था कि एस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस उसने बता दी कि सर आने जाने में 2 किलोमीटर लगेंगे। बट मैंने उससे पूछा कि टाइम कंज्यूम कितना होगा, तो उसने बोला सर 1 किलोमीटर है तो जाने में 5 मिनट, आने में 5 मिनट और 5 मिनट शॉप पे लगेंगे। तो उसने मुझे टोटल टाइम बता दिया कि सर 15 मिनट्स में मैं आपका काम कर दूंगा, ठीक है। अब ये मेरे पास टाइम आ गया। स्पीड को हम लोग जो है फाइनल वैल्यू ये v वाले साइन से करते हैं, ये मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा कि इसको v साइन से क्यों करते हैं। बट ध्यान रखना कि ये इस चैप्टर के अंदर अब से क्लास 9 के अंदर मोशन में स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से। अब v क्या है, क्या चीज है, वो कल के लेक्चर में मैं आपको क्लियर करूंगा। तो हम लोग यहाँ पर थे कि हम लोग समोसा लाने के लिए एक पर्सन को भेज रहे हैं, एक स्टूडेंट को भेज रहे हैं। उसको मैंने जो है डिस्टेंस फिक्स कर दी, 2 किलोमीटर आपको जाके आना है। मैंने उसके लिए टाइम फिक्स कर दिया 15 मिनट्स का, और मैंने उसको ये बता दिया कि भाई जो बाइक की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मैंने उसको पहले इंस्ट्रक्शन कर दिया कि भाई बाइक नहीं है एकदम, तो इसको बिल्कुल प्यार से चलाना है, तो इसकी स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, 30 किलोमीटर पर आवर, जाते टाइम भी और आते टाइम भी। तो अगर जो स्टूडेंट है उसको अपन नाम दे देते हैं सुरेश, तो अगर सुरेश इस तीनों चीजों को फॉलो करता है समोसा लाने के लिए कि सर मैं यहाँ से आपके पास से गया और वापस आ गया, ठीक है। मैंने, आपने जो मुझे कहा था वो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करी 2 किलोमीटर की, उससे ना 2 किलोमीटर से 1 पॉइंट ज्यादा गया ना 1 पॉइंट कम, 15 मिनट्स के अंदर मैं वापस आ गया। और मैंने स्पीड कितनी मेंटेन करी बाइक की, 30 किलोमीटर पर आवर। अगर वो ये तीनों चीजें फॉलो करता है तो ये सीधा सीधा किसमें काउंट होगा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। जैसे कि मैंने बताया यूनी का मतलब सिंगल और फॉर्म। सिंगल फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब जो जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं पोजीशन को चेंज करने के वन प्लेस टू अनदर और वापस से उसी पोजीशन पे आने के लिए, अगर आप उसको प्रॉपर उसी वे में जो है ट्रैवल करते हो या उसी प्रॉपर वे में उसको फॉलो करते हो, तो वो चीज किस में काउंट होती है, यूनिफॉर्म में। अब यूनिफॉर्म वर्ड आपने स्कूल में भी सुना होगा कि हम लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो वहां पे भी हम लोग वर्ड यूज यूनिफॉर्म कर रहे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन वर्ड उसके अंदर से निकल के आता है, जैसे कि सब लोग एक जैसे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर मैंने आपको कोई चीज मूवेबल फॉर्मेशन कराने के लिए दी है या मोशन करवाने के लिए कही है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बाय योर एक्सटर्नल फोर्सेज एंड ऑल, कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन चेंज करेंगे, तो अगर आप पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर स्पीड को फॉलो करते हुए वो काम करवाते हो, वो वर्क डन परफॉर्म करवाते हो, सो दैट विल बी काउंट एज यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर उसमें से एक भी चीज ब्रेक होती है, मान लो सुरेश ने कहा कि है उसने 3 किलोमीटर कर लिए कि भाई मैं गया, समोसा बन रहे थे, मैंने कहा तुम ऑर्डर लिखो मैं आगे घूम के आता हूँ, तफरी मार के आते हैं। तो अगर वो इस कंडीशन में एक भी चीज बढ़ाता है या टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है या स्पीड को 30 किलोमीटर आवर पे न रख के 50 किलोमीटर पर आवर पे अगर उसको गाड़ी को रन करता है, तो इनमें से एक भी चीज अगर ब्रेक डाउन होती है
तो वो पूरी की पूरी किस में काउंट हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है जिससे आप ये समझ सकते हो कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा डीप नहीं है, इसके अंदर हम लोगों को जो है सबसे ज्यादा ये पढ़ना है कि न्यूटन की इक्वेशंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट रखती हैं, क्योंकि उसकी इक्वेशंस के बिना क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। लेकिन पहले पहले हमको छोटी छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए जो एग्जैक्ट मीनिंग है कि मोशन क्या है, फिर यूनिफॉर्म मोशन क्या है, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो ये सब तरह की चीजें जो है हमें हेल्प करेंगी। बोर्ड के अंदर जो है ये सब चीजें लिखी हुई है आपके ऊपर, आप चाहो तो उसको वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन भी कर सकते हो और आप अपनी डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हो। At the end of the chapters, I also release some notes also from you got that notes। तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो इस चैप्टर के, जो मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। सो फ्रॉम देयर यू कैन गेट द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मेशन। सो आज हम लोगों ने पढ़ा मोशन क्या है, उसके टाइप्स पढ़े, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हमने फर्स्ट टाइम देखा है। वैसे तो ये छोटी क्लासेस में भी कवर हो चुका है, बट ये एग्जैक्टली जो इसका मीनिंग है वो हमको देखने को मिला। थैंक यू गाइस।